मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका न्यूक्लियन क्लास के क्विक रिवीजन बैच में। बेटा आज की क्लास में हम क्लास 9th का नेक्स्ट चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें बात करनी है कि फोर्स क्या है। तो फोर्स एक एक्सटर्नल पुश और पुल है जो बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकता है, बॉडी के शेप एंड साइज को भी क्या कर सकता है प्यारे बच्चों, चेंज कर सकता है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन होती है और सीजीएस यूनिट प्यारे बच्चों डाइन होती है। घर पे जाके मत बोल देना किसी को डाइन। मेरे प्यारे बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। अब बच्चों का सवाल है कि सर ये फोर्स क्या क्या कर सकता है, ये फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो फोर्स के इफेक्ट, तो ये जो फोर्स है प्यारे बच्चों, ये स्टेट को बदल सकता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है और मोशन में है तो रेस्ट में ला सकता है। फोर्स प्यारे बच्चों स्पीड को बदल सकता है, स्पीड को बढ़ा सकता है, स्पीड को घटा सकता है। फोर्स शेप को बदल सकता है, फोर्स साइज को बदल सकता है। तो सारे बच्चों को फोर्स के इफेक्ट समझ में आए क्या? अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ दो टाइप के फोर्स, एक है वेलेंस फोर्स और दूसरा कौन सा है, अनवेलेंस्ड फोर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे वेलेंस्ड फोर्स। बेटा वेलेंस्ड फोर्स का मतलब होता है अगर किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है तो वो फोर्स वेलेंस होता है। अगर किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स 0 नहीं है, नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये फोर्स कौन सा कहलाएगा, अनवेलेंस फोर्स कहलाएगा। इस टग ऑफ बार को देखिए, इधर ये 3 पर्सन है, 3, इधर भी 3 है। ये 300 न्यूटन इधर लगा रहे हैं और ये 300 न्यूटन इधर लगा रहे हैं। तो बेटा फोर्स मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। तो यहाँ जो नेट फोर्स है वो कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये कौन सा फोर्स है, ये हमारा वेलेंस फोर्स है। यहाँ इस टग ऑफ बार में देखिए बेटा, ये तीनों के तीनों पर्सन 400 न्यूटन इधर लगा रहे हैं और ये तीनों के तीनों पर्सन 300 न्यूटन इधर लगा रहे हैं। अब यहाँ नेट फोर्स 0 नहीं है, यहाँ जो नेट फोर्स है वो 100 न्यूटन है। किधर है, इस डायरेक्शन में है। तो ये जो फोर्स है इसको हम क्या बोलेंगे, अनवेलेंस फोर्स बोलेंगे। तो सारे बच्चे वेलेंस्ड फोर्स क्या होता है, अनवेलेंस्ड फोर्स क्या होता है सीख गए। बेटा बैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या है, अगर रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर है, 0 के बराबर है तो वो फोर्स बैलेंस्ड होता है। बेटा अब जो बैलेंस्ड फोर्स है ये क्या कर सकता है, बैलेंस्ड फोर्स शेप एंड साइज को बदल सकता है। हमारे पास कोई एक बलून है बेटा, जब इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, भले ही दोनों जो फोर्स हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हैं। नेट फोर्स भले ही 0 है लेकिन उस बलून का जो साइज है, उस बलून का जो शेप है वो क्या हो सकता है, बदल सकता है। तो जो वेलेंस फोर्स है वो शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है लेकिन स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है। बेटा जो वेलेंस फोर्स होता है उसमें दोनों के दोनों फोर्स कैसे होते हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं और डायरेक्शन में प्यारे बच्चों अपोजिट होते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं सारे बच्चों को। इसके बाद हम बात करेंगे इस अनवेलेंस फोर्स की। बेटा अनवेलेंस फोर्स में जो रिजल्टेंट अप्लाइड फोर्स है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 के बराबर नहीं है। तो वो सारे के सारे जो फोर्स हैं वो अनवेलेंस्ड फोर्स कहलाते हैं। जैसे कि इस किसी ऑब्जेक्ट पे 120 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 20 न्यूटन का इधर लग रहा है, तो इस पे जो नेट फोर्स है 120 इधर 20 इधर, तो 100 न्यूटन आ गया, उसकी डायरेक्शन इधर है। तो ये कैसा फोर्स है, यहाँ अनवेलेंस्ड फोर्स। अब जो अनवेलेंस्ड फोर्स हैं वो क्या क्या कर सकते हैं, वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं, वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को घटा सकते हैं, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं और प्यारे बच्चों शेप एंड साइज को भी बदल सकते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं सारे बच्चों को। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हमें यहाँ न्यूटन के 3 लॉ पढ़ने हैं बेटा, एक न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फिर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसके बाद में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
सबसे पहले हम बात करेंगे प्यारे बच्चों यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल देते हैं। अब जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है ये क्या कहता है बेटा, सबसे पहले इसको हम मैथमेटिकली समझें। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो कहता है अगर किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो का मतलब होता है कि उस बॉडी पर लगने वाला नेट एक्सेलरेशन भी जीरो है। अगर नेट एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी या तो जीरो होगी या प्यारे बच्चों वेलोसिटी हमारी कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर कोई बॉडी रुकी है तो वो रुकी रहेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक। अगर कोई बॉडी किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसी वेलोसिटी से मूव करती रहेगी जब तक उस पर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या सिखाता है हमें, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी और मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक। इसको मैथमेटिकली भी आपने सीख लिया कि नेट फोर्स जीरो इट मीन्स एक्सेलरेशन जीरो। इसका मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो या तो जीरो हो जाएगी या प्यारे बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। इतनी बातें क्लियर हैं, इसको समझ लीजिए। देखो ये फुटबॉल है, ये रखी हुई है रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगी। कब तक रेस्ट में रहेगी, जब तक प्यारे बच्चों इस पे हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे। जैसे ही बेटा इसको हमने किक करा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा तो फुटबॉल हमारी किस में आ गई, मोशन में आ गई। बात क्लियर है क्या। अब देखो ये फुटबॉल मोशन में है, अब ये मोशन में है तो मोशन में रहेगी कब तक, जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक। हमने इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया प्यारे बच्चों। अब आप कहोगे सर ये तो आपने एक इसको रोक दिया है, सब बिना रुके भी रुक जाएगी। हाँ बेटा वहाँ भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता है, वहाँ जो एयर है एयर फोर्स लगा रही होती है। ठीक है बेटा, अगर ग्राउंड पे है तो फ्रिक्शन भी फोर्स लगा रहा है। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहती है, मोशन में है तो मोशन में रहती है। कब तक रहती है बच्चों, जब तक उस बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तब तक रहती है। तो सारे के सारे बच्चों को न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो समझ में आया क्या बेटा। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है इसको और क्या बोल देते हैं हम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। बात क्लियर है प्यारे बच्चों। ये जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है ये फोर्स की डेफिनेशन देता है। ये क्या करता है, इट गिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। सारे बच्चों को बात क्लियर है क्या बेटा। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा इनर्शिया की। ठीक है बेटा, सबसे पहले इनर्शिया होता क्या है। ये बॉडी की एक इनएबिलिटी होती है जिसके कारण बॉडी अपनी स्टेट को खुद नहीं बदल पाती है। बॉडी की इसी इनएबिलिटी को हम इनर्शिया बोल देते हैं। तो इनर्शिया का मतलब होता है द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ। तो बॉडी अपनी स्टेट को खुद नहीं बदल पाती है, उस स्टेट को बदलने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है। तो बॉडी अपनी स्टेट को अपने आप नहीं बदल पा रही है, बॉडी की इसी कमी को हम क्या बोलेंगे, इनर्शिया बोलेंगे। बेटा इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। अब ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है तो इसको नाप नहीं सकते हैं, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। इसको कंपेयर कर सकते हैं। सर कैसे कंपेयर करेंगे बेटा, जो इनर्शिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। मोर इज द मास देन मोर इज द इनर्शिया। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा है, उसकी स्टेट को बदलने के लिए हमें उस पर फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। इस एग्जांपल को समझिए आप। ये एक बाल्टी लटकी हुई है, ये दूसरी बाल्टी है, इसमें रेत भरा हुआ मिट्टी भरी हुई है बेटा। अब बताओ आपको दोनों की दोनों बाल्टी मूव करानी है तो कौन सी बाल्टी पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसमें
रेत भरा हुआ है, जो भरी हुई है। क्यों? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है तो इसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। इनर्शिया ज़्यादा है प्यारे बच्चों तो ये अपोजिशन ज़्यादा करेगी, तो इसकी स्टेट को बदलने के लिए हमें फोर्स भी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? तो बेटा बताओ इन दोनों में से किसका इनर्शिया ज़्यादा है? इस बाल्टी का जो इनर्शिया है वो ज़्यादा है, इसका कम है। इनर्शिया किस पर डिपेंड कर रहा है? मास पे। बेटा इनर्शिया को मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं मेजर कर सकते हैं। अब बच्चों का सवाल है सर ये इनर्शिया कितने टाइप का होता है? बेटा इनर्शिया ये 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है इनर्शिया? 3 टाइप का। कौन कौन सा बताइए मुझे। एक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो सबसे पहले इस इनर्शिया ऑफ रेस्ट को ही पढ़ लेते हैं। बेटा इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब होता है कि बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को अपने आप नहीं बदल पाती है, बॉडी की इसी कमी को हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोल देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स state of rest by itself is called inertia of rest। इतनी बातें आपको क्लियर हुई क्या? बेटा इसके ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। किसी गिलास के ऊपर कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के ऊपर कॉइन रखा हुआ है, कार्डबोर्ड को स्ट्राइक करेंगे बेटा, ठीक है, कॉइन उस गिलास में गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण गिर जाता है। ठीक है बेटा, कोई एक मतलब ढेर सारे एग्जाम्पल हैं उसके, ठीक है। और भी पहले इनर्शिया ऑफ मोशन को समझिए आप। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब होता है कि बॉडी अपने आप अपनी स्टेट ऑफ मोशन को नहीं बदल सकती है, बॉडी की इसी कमी को हम इनर्शिया ऑफ मोशन बोल देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ, इसको हम क्या बोलेंगे? इनर्शिया ऑफ मोशन बोलेंगे। आपने बेटा क्रिकेट देखी होगी, तो क्रिकेट में जो बॉलर होता है, फास्ट बॉलर, वो रनिंग करके आता है फिर बॉल फेंकता है। क्यों? क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। एथलीट में आपने देखा होगा जहाँ लॉन्ग जंप करी जाती है तो पर्सन जो होता है, ठीक है बेटा, जो प्लेयर होता है वो रनिंग करके आता है, और रनिंग करने से बेटा उसकी जो लॉन्ग जंप जब वो करता है उसकी रेंज बढ़ जाती है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। प्यारे बच्चों इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? किसी भी सिंगल बच्चे को कोई प्रॉब्लम? बेटा ऐसे ही एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी होता है, बॉडी अपने आप अपनी स्टेट अपनी डायरेक्शन को नहीं बदल सकती है, इसको हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोल देते हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि बॉडी अपने आप अपनी डायरेक्शन भी नहीं बदल पाएगी, बॉडी की इसी कमी को हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलेंगे। तो बेटा हम कह सकते हैं इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज डायरेक्शन बाय इटसेल्फ। बेटा आपको इनर्शिया की जो कहानी है वो समझ में आई क्या? किसी भी सिंगल बच्चे को कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ता हूँ मैं अब। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा मोमेंटम की। बेटा सबसे पहले मोमेंटम जो होता है इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंटम का मतलब होता है किसी बॉडी में कितना मोशन कंटेंट है, मोशन कंटेंट इन अ बॉडी। जो मोमेंटम है ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। किसका प्रोडक्ट होता है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है।
तो बेटा इस लीनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। एम बॉडी का मास है और वी प्यारे बच्चों बॉडी की वेलोसिटी है। एम क्या है, मास है। कितनी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई। ये जो मोमेंटम है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। और इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या हो जाएगी बताओ मुझे बेटा। मास की क्या होती है, किलोग्राम, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब हम बात कर रहे हैं इसकी सीजीएस यूनिट की। तो इसकी सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई बेटा। ये सारे के सारे इसके जो एग्जाम्पल हैं इनको भी मैं अभी आपको समझाता हूँ। उससे पहले आप चेंज इन मोमेंटम समझ लीजिए। तो नाम से पता चल रहा है चेंज इन मोमेंटम, अरे मोमेंटम का चेंज। डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, और डेल्टा पी बराबर हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस के इनिशियल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू बेटा फाइनल मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं बताओ, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल मोमेंटम को मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम हो गया हमारा एम वी माइनस के यू। कितनी बातें क्लियर हैं सारे बच्चों को बेटा। आगे बढ़ाऊं क्लास को, अब इस पर कुछ सवाल कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, what will be the momentum of a stone that has a mass of 10 kg when it is thrown with a velocity of 2 मीटर पर सेकेंड। बेटा 9th क्लास में बच्चों को न्यूमेरिकल करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ा करें, क्वेश्चन पढ़ते समय ही आपको गिवन लिख लेना है पहले तो बेटा हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते समय हमें दिखा कि यहाँ जो मास है वो 10 kg है और इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। और क्वेश्चन में निकालना क्या है हमें, मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो जैसे ही फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करोगे 10 इंटू 2 तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा। तो हमें क्वेश्चन में मास गिवन था, वेलोसिटी गिवन थी, मोमेंटम पूछा है। तो मैंने आपको मोमेंटम और मास और वेलोसिटी को रिलेट करने वाला जो फॉर्मूला है वो सिखाया है। जैसे ही हमने फॉर्मूला लगाया हमारा आंसर निकल आया प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके दिखाइए मुझे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए सारे बच्चे। बेटा सबसे पहले हमने मास लिख लिया 25 ग्राम। इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें वेलोसिटी दे रखी है कितनी, 100 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट क्या करना है इसमें हमें, मोमेंटम। तो बेटा ऐसा कोई फॉर्मूला सिखाया है जिसमें मास एंड वेलोसिटी आती हो मोमेंटम के फॉर्मूले में? हाँ सिखाया है सर, P बराबर mv। तो मास कितना है 25 इंटू 10 की पावर -3 और वेलोसिटी 10 की पावर 2। सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आ गया बेटा, ये आ जाएगा 25 इंटू 10 की पावर -1। इट मीन्स 2.5 kg मीटर पर सेकेंड। तो बेटा इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उन्हें आप सॉल्व कर लोगे क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऐसा ही बिल्कुल, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ बुलेट हैविंग अ मास। मास दे रखा है और वेलोसिटी दे रखी है। तो करके दिखाइए सारे बच्चे। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है जो मास है वो ग्राम में है, इसको किलोग्राम में बदलना पड़ेगा आपको। तो किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 की डिवाइड का मतलब 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ जो वेलोसिटी है वो कितनी है 0.1 मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है, मोमेंटम। क्या फॉर्मूला सिखाया है मोमेंटम का, मास इनटू वेलोसिटी। मास 25 इंटू 10 की पावर -3 और वेलोसिटी कितनी है 0.1। तो कितना आंसर आ गया 2.5 इंटू 10 की पावर -3 kg मीटर पर सेकेंड। बेटा इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उन्हें आप कर लोगे क्या, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को?
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही बिल्कुल बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें मास गिवन है हमें। मास कितना गिवन है? 4000 kg। ठीक है बेटा। और इसमें जो लोडेड है उसका मास 2000 kg, तो टोटल मास कितना हो गया? 6000 kg। इसमें वेलोसिटी दे रखी है कितनी? 2 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स मोमेंटम? तो मोमेंटम का क्या फॉर्मूला लगाओगे आप? मास इंटू वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला लगाओगे प्यारे बच्चों आप? मास इंटू वेलोसिटी। प्यारे बच्चों, इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? सॉल्व करके आंसर निकाल के दिखाइएगा मुझे। तो बेटा सॉल्व कर लिया होगा आपने मास। ठीक है बेटा, तो मास कितना है? 6000। तो 6000 नहीं है, ये 4000 है और ये 20000 है। एक जीरो लगाना भूल गए हम। तो जो टोटल मास है वो कितना हो गया हमारा? 24,000 kg। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम किसी को? अब मास इंटू वेलोसिटी कर लीजिए। तो 24 इंटू 10⁻³ और वेलोसिटी कितनी है? 2। तो कितना हो गया ये? 48 इंटू 10⁻³ kg मीटर पर सेकंड। प्यारे बच्चों, कोई प्रॉब्लम किसी को? इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे क्या? अब इसमें बेटा हम बात करेंगे सेकंड लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ की। सारे बच्चों को न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझ में आया। मैंने आपको इनर्शिया सिखाया क्या होता है, इनर्शिया के टाइप सिखाए, उसके एग्जाम्पल बताए, मोमेंटम सिखाया, मोमेंटम पे कुछ क्वेश्चंस कराए। अब हम बात कर रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। बेटा न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है कि जो एक्शनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है बेटा। अब देखो प्यारे बच्चों आप, तो ये जो फोर्स है प्रोपोर्शनल भगाएंगे कांस्टेंट क्या आ जाएगा? तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने आपको अभी सिखाया था, एम वी माइनस यू, नीचे हो जाएगा हमारा टाइम। ये किसका फॉर्मूला है? वी माइनस यू अपॉन टी। बेटा ये हमारा एक्सलरेशन का फॉर्मूला है। तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया के एम ए। अब ऐसा सिस्टम में जो के की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1। तो कुल मिला के यहां से हमने फोर्स का फॉर्मूला सीख लिया। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सलरेशन। बेटा फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सलरेशन। न्यूटन के सेकंड लॉ का मतलब ये नहीं है कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलरेशन, ये तो न्यूटन के सेकंड लॉ का रिजल्ट है प्यारे बच्चों। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बता रहा है? न्यूटन का सेकंड लॉ बता रहा है किसी बॉडी पर लगने वाला एक्शनल फोर्स ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। बात क्लियर है? इस सेकंड लॉ ने क्या करा? हमें फोर्स का फॉर्मूला दे दिया। फोर्स का फॉर्मूला निकल आया मास इनटू एक्सेलरेशन। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या करता है? इट गिव फॉर्मूला ऑफ फोर्स। इट गिव फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो फोर्स का क्या फॉर्मूला सीख लिया है प्यारे बच्चों आपने? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि हमने यहाँ मास को कांस्टेंट माना है जब आया ये फॉर्मूला। सर अगर मास वेरिएबल हो गया तो फिर 11th में सिखाया जाएगा आपको बेटा। तो आपने अभी क्या सीख लिया है? फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बेटा सारे बच्चे फोर्स का फॉर्मूला सीख गए क्या? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एम क्या है यहाँ? मास। और ए क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ एक्सेलरेशन। अगर मैं आपसे कहूं कि फोर्स और मास में ग्राफ बनाओ, तो फोर्स और मास में जो ग्राफ है वो कैसा बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन, अगर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है।
एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा बेटा। ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि फोर्स और एक्सेलरेशन में ग्राफ बनाओ, अगर मास कांस्टेंट है तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन हो जाएगा प्यारे बच्चों। इतनी बातें क्लियर हैं। अब बेटा ये फोर्स की जो यूनिट है वो यहीं से निकल के आई है। देखो मास की यूनिट आप जानते हो केजी होती है, और एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसी को न्यूटन बोल देते हैं। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब ही प्यारे बच्चों क्या होता है, न्यूटन होता है। तो अब बेटा हम साथ ही इस 1 न्यूटन को डिफाइन भी कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि 1 न्यूटन का मतलब क्या है, 1 kg 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारे पास ये कोई एक ऑब्जेक्ट है 1 kg का, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, और ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन हो जाएगा। ऐसे ही इसकी CGS यूनिट भी निकाली जा सकती है बेटा। CGS यूनिट कैसे निकालोगे बताओ मुझे आप। बेटा फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का मतलब ग्राम, एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम क्या बोल देते हैं, डाइन। तो 1 डाइन को कैसे डिफाइन करोगे आप, 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम किसी 1 ग्राम के ऑब्जेक्ट को 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कराएंगे तो उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो 1 डाइन हो जाएगा प्यारे बच्चों। बात क्लियर है कि आपको। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आप फॉर्मूले सीख चुके हो बेटा, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, एक क्रिकेट है, एक क्रिकेट की बॉल है जिसका मास दे रखा है 70 ग्राम। 70 ग्राम, ग्राम देखते ही सबसे पहले मैंने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। इसकी वेलोसिटी दे रखी है, शुरुआत में इसकी वेलोसिटी है 0.5 मीटर पर सेकेंड, और किसी प्लेयर ने इसको स्टॉप कर दिया, इसका मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। टाइम दे रखा है कितना, 0.5 सेकेंड। क्वेश्चन कह रहा है कि अप्लाइड फोर्स, इसको रोकने के लिए, इस बॉल को रोकने के लिए प्लेयर ने कितना फोर्स लगाया, उस अप्लाइड फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो सर आपने तो हमें फोर्स का फॉर्मूला सिखाया, मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ बेटा यही सिखाया है। तो सर इसमें एक्सेलरेशन तो है नहीं। अरे कोई बात नहीं, आपको इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम तो दे रखा है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नहीं जानते हो क्या आप, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी लगा लो, सवाल को सॉल्व कर लो। मास 70 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, v कितना है 0, u कितना है, u प्यारे बच्चों कितना है 0.5, और टाइम कितना है 0.5। सॉल्व कर लो इसको। फोर्स बराबर बेटा जी आ जाएगा हमारा माइनस के 70 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 न्यूटन। इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? किसी भी सिंगल बच्चे को कोई प्रॉब्लम बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ऑफ मास 5 kg फोर्स। अरे सबसे पहले गिवन लिखो आप। मास गिवन है कितना 5 kg, फोर्स गिवन है कितना 200 न्यूटन। अब करना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सिखाया है, हाँ सर आपने तो सिखाया v माइनस यू बाई टी बेटा, लेकिन एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला तो सिखाया, लेकिन ये भी तो देखना गिवन क्या है सवाल में। अरे गिवन के हिसाब से तो क्वेश्चन होगा हमारा। मैंने आपको ये भी तो फॉर्मूला सिखाया, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाई मास। फोर्स गिवन है कितना 200 न्यूटन, और मास गिवन है कितना 5 kg। तो बेटा ये कितना आ गया बताइए, 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे बेटा। आगे बढ़ूं क्या, इस क्वेश्चन को करके दिखाइए आप सारे बच्चे। क्वेश्चन पढ़ते ही गिवन लिख लेना है, पढ़ते समय ही गिवन लिखना है। ये नहीं कि पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद में हम गिवन लिखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन लिख लेना है।
ठीक है बेटा, तो लिख लिया होगा, कर लिया होगा आपने क्वेश्चन। मास है 10 ग्राम, तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 kg। टाइम कितना लग रहा है? 0.003 सेकेंड। तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 सेकेंड, सही है। इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 300 मीटर पर सेकेंड। बुलेट है, बाद में रुकेगी राइफल से फायर करने के बाद में, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो फोर्स कितना एग्जर्ट हो रहा है राइफल के द्वारा बुलेट पे, वो निकालना है। बेटा यहाँ भी वही कहानी है, वी यू टी गिवन है, मास गिवन है, तो फोर्स का फॉर्मूला आप लगा लोगे, मास इंटू एक्सलरेशन। लेकिन एक्सलेशन गिवन नहीं है, तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। मास बताओ कितना है? 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3। v बताइए बेटा 0, u 300, और टाइम कितना है प्यारे बच्चों बताइए मुझे? 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। सॉल्व कर लो इसको, कितना आ रहा है? तो बेटा 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 इंटू माइनस के 3 इंटू 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। सही है क्या? 3 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा? माइनस के 10 इंटू 10 की पावर 2, मतलब माइनस के 10 की पावर 3 न्यूटन। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं? चेक कर लीजिए बेटा। कोई प्रॉब्लम किसी को? इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे क्या? अब बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वुड रिक्वायर ग्रेटर फोर्स एक्सलरेटिंग अ 10 ग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 20 ग्राम मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस पे जो फोर्स लग रहा है उसको F1 बोल दो, इस पे F2, दोनों को कैलकुलेट कर लो, बता दो कौन बड़ा हो कौन छोटा। सबसे पहले F1 कैसे कैलकुलेट करोगे आप? मास इंटू एक्सलरेशन। मास 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3, एक्सलरेशन कितना है प्यारे बच्चों 5, तो ये कितना हो गया 50 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, मतलब 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 न्यूटन। F2 कैलकुलेट कर लो मास इंटू एक्सलेशन से। मास 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3, एक्सलरेशन 2, तो कितना हो गया ये 40 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, मतलब 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 न्यूटन। बता दीजिए कौन सा फोर्स बड़ा है? F1 बड़ा है या F2 बड़ा है? अरे बताओ F1 बड़ा है या F2 बड़ा है? इसको माइनस के 2 आएगा ये, तो F1 इज ग्रेटर देन F2। बात क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम बेटा? अब इसके बाद हम बात करेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ। बेटा न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो बेटा इसका मतलब क्या है? एक दो बच्चों में लड़ाई हुई, एक बच्चे ने खींच के एक के गाल में मारा थप्पड़, ये हो गया एक्शन। अब कुछ बच्चे तो समझ रहे हैं कि दूसरा उसके गाल में मार देगा सर वो हो जाएगा रिएक्शन। ऐसा नहीं होता। तो सर और बताइए क्या होता है फिर? एक डॉग बैठा हुआ है, ठीक है, अब डॉग को आप भगा रहे हो, उसमें कंकड़ मार रहे हो, बच्चों के हिसाब से ये एक्शन, और डॉग आपके पीछे दौड़ेगा वो रिएक्शन नहीं प्यारे बच्चों, ये एक्शन रिएक्शन नहीं है। तो सर क्या है यहाँ एक्शन रिएक्शन? बेटा एक्शन रिएक्शन का मतलब क्या है समझो पहले ध्यान से। एक बच्चे ने एक की गाल पे थप्पड़ मारा, तो हाथ ने गाल पे फोर्स लगाया, वो है एक्शन, और गाल ने हाथ पे फोर्स लगाया है, वो है रिएक्शन। कुत्ते में कंकड़ मारा, तो कंकड़ ने कुत्ते के बॉडी पे जो फोर्स लगाया वो एक्शन, और कुत्ते की बॉडी ने कंकड़ पे जो फोर्स लगाया वो रिएक्शन। अरे बच्चों ठीक है बेटा, तो ये जो मिसकंसेप्शन होता है इसको दूर कर लीजिए, ठीक है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि कोई एक बॉडी है ए, ठीक है बेटा, अब ये बी बॉडी पे फोर्स लगा रही है,
ए बॉडी किस पे फोर्स लगा रही है, बी पे फोर्स लगा रही है। अब ए बी पे फोर्स लगाएगी, उसी सेम टाइम बी भी ए पे फोर्स लगाएगी प्यारे बच्चों। ये जो फोर्स होता है ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है और डायरेक्शन में अपोजिट होता है। ये जो फोर्स होता है प्यारे बच्चों, यहाँ एक्शन रिएक्शन फोर्स, ये मैग्नीट्यूड में क्या होता है, इक्वल, और डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट होता है प्यारे बच्चों। इतनी बातें समझ में आई क्या? तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो क्या कहता है कि पहली बॉडी ने दूसरी पे फोर्स लगाया, उसी सेम टाइम दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे फोर्स लगाएगी। वो फोर्स मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन में प्यारे बच्चों अपोजिट होगा। इसको हम न्यूटन थर्ड लॉ बोल देते हैं। ठीक है बेटा। अब इसकी कुछ बेसिक बातें हैं कि जो एक्शन रिएक्शन जो फोर्स होता है वो दो डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करता है। वो कहाँ एक्ट करता है, दो डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करता है। ठीक है बेटा, इतनी बातें क्लियर हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स के बीच में कोई टाइम गैप नहीं होता है। इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए प्यारे बच्चों। बेटा गन का जो रिकॉयल है वो न्यूटन के थर्ड लॉ पे ही बेस्ड होता है। जब गन से फायर करते हैं तो गन बेटा जब फायर करते हैं तो गन एक बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, जिस वेलोसिटी से मूव करती है उसको रिकॉयल बोल देते हैं। तो जो गन का रिकॉयल है वो किसका एग्जाम्पल है, न्यूटन के थर्ड लॉ का एग्जाम्पल। ढेर सारे न्यूटन के थर्ड लॉ के हमारे पास एग्जाम्पल हैं। तो ये हमने एक क्विक रिवीजन करा है। इसके लिए बेटा इसमें हमने कम सवाल करे हैं। जब हम अपनी रेगुलर क्लास को लेकर के आएंगे तो उसमें हम सारी की सारी बातों को बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों।